Let us start. The topic is atoms and molecules. Now, atom है क्या? How this is discovered? देखो, atom क्या है कि इंडियन फिलोसोफर्स, ग्रीक फिलोसोफर्स और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने और फिलोसोफर्स ने क्या है इसके बारे में अपना अपना आइडियाज दिया था. इन अराउंड 500 BC, 500 BC के आसपास हमारे इंडियन कुछ फिलोसोफर्स जैसे कि महर्षि कणद, उन्होंने इसके बारे में बताया था कि ऑल द मैटर, ठीक है, जितना भी मैटर है, मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, ठीक है, तो जितना भी पदार्थ है सारा पदार्थ जो है डिविजिबल है, ठीक है. उनका थ्योरी था, उनका फिलोसफी था कि ऑल द मैटर इज डिविजिबल, ठीक है, सब डिवाइड हो सकता है छोटे छोटे पदार्थ में, ठीक है. हर मैटर जो है छोटे छोटे पदार्थ में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है. और उन्होंने बोला कि फाइनली एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पे उसका और फर्दर डिवीज़न नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसका और फर्दर डिवीज़न नहीं हो पाएगा. उस स्टेज में उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया परमाणु, ठीक है, परमाणु. उन्होंने उस पार्टिकल को नाम दिया परमाणु, एटम, ठीक है. तो इसके बाद और भी ग्रीक फिलोसोफर्स आए, जैसे डिमोसिट्रस आया, उन्होंने भी बताया कि जो मैटर है इट इज डिविजिबल, एंड इट कैन बी डिवाइडेड अप टू एक्सटेंड वेयर द पार्टिकल कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, एंड ही नेम्ड दिस एज एटॉम्स, ठीक है. वहां पे वो उसको बोला एटॉम्स, ठीक. अब उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमने जानने की कोशिश की इन छोटे पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है, इस पार्टिकल्स के बारे में. तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में ही पढ़ेंगे. व्हाट इज देयर बिहेवियर, किस तरह से वो फॉर्म होते हैं और उनके ऊपर क्या क्या, अगर वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं तो किस तरह से मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन. This law is generally given by the scientist known as एंटोनी एल लेवोशियर, ठीक है, एंटोनी एल लेवोशियर और एक साइंटिस्ट थे फ्रॉस्ट. उन्होंने मिलके ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था. दिस लॉ कंप्राइज ऑफ 2 लॉज, ठीक है. ये जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेसिकली 2 लॉज का कॉम्बिनेशन है. तो पहला लॉ है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ये 2 लॉ है, ये 2 लॉ मिलके बनता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इन दोनों को मिला के बोला जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. चलिए अब इसमें हम पहले इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके बारे में, ठीक है ना. एक चीज को हमेशा ध्यान रखना कि ये जो लॉज है, व्हेन दिस लॉ वेयर फॉर्मुलेटेड, जब ये लॉ बनाए गए उस टाइम में कोई एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन नहीं था. दिस टू वेयर जस्ट प्रपोज्ड ऑन दी थ्योरी, ठीक है, थ्योरी के ऊपर में प्रपोज किया गया. इनका कोई एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन नहीं था उस टाइम पर, ठीक है, जब उनका फॉर्मुलेशन हुआ था उनके बारे में बताया गया था. तो अब जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की. एज कंजर्वेशन का मतलब कंजर्व करना. तो ये लॉ जो है, पहला लॉ हमको स्टेट करता है कि
during every chemical reaction the mass always remains constant. ठीक है, मास क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ऑल इन टोटल अगर उसको हम और फॉर अदर वे में स्टेट करें तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, मतलब कि आप जब रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन के दौरान मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, विल ऑलवेज बी इक्वल टू दी मास ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, मास ऑफ reactant will always be equal to mass of product. समझ में आया, मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा ये जो है कांस्टेंट रहेगा. इसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कोई भी मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें तो अगर जैसे हमने हाइड्रोजन, ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया. ठीक है, ऑक्सीजन लिया तो दोनों जब रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वाटर. तो ये जो वाटर है वो कितना ग्राम फॉर्म होगा, 8 और 1, तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो 9 ग्राम वाटर होगा. समझ में आया, समझ में आया, मतलब कि रिएक्टेंट का टोटल मास will be equal to the total mass of product. ठीक है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, तो इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है. ठीक है, क्योंकि अगर उसको हम बैलेंस नहीं करेंगे तो ये लॉ जो है इनवैलिड हो जाता है. हाँ, तो इनवैलिड लॉ, अगर ये लॉ जो है, इस लॉ का स्टेबिलिटी है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा. ठीक है, तो इस लॉ को हम लोग डिससेटिस्फाई नहीं कर सकते ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. इस चीज को याद रखना. ठीक है, देन नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. अब ये जो लॉ है, ये लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनना. ठीक है, ये लॉ जो है, दिस लॉ स्टेट्स दैट कि इन a molecule the elements combine in a definite proportion by mass. ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग कंपेयर करेंगे H2O, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है. ठीक, वाटर मॉलिक्यूल में आप अगर देखेंगे कि कितना ग्राम ऑक्सीजन है, 2 एटम हाइड्रोजन का है, तो मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन है, और 1 एटम ऑक्सीजन का मतलब 16 ग्राम क्या है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है. 2 ग्राम हाइड्रोजन तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है. ठीक है, तो अगर इसका रेशियो हम निकालें 2:16, आपको क्या मिलेगा, 1:8. मतलब क्या है कि आप कहीं का भी पानी लो, कहीं का भी, वट एवर भी सोर्स, कोई भी सोर्स हो, चाहे वो आपका घर का हो या वो कहीं और से लाया गया हो और या किसी और कंट्री से लाया हो, उसमें ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एलिमेंट का प्रोपोर्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा. इस चीज का ध्यान रखना. ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि ये जो लॉ है, ये लॉ हमको बताता है कि इन ए मॉलिक्यूल द डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास. ठीक है, मतलब इसमें H2O मॉलिक्यूल में ये जो रेशियो है हाइड्रोजन और वाटर का, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड का, अगर कहीं पे भी वाटर किसी भी फॉर्म में मिलेगा तो उसमें जो कंपोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो हमेशा ये रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता.
ठीक है। और एक देख लो एग्जांपल, जैसे अमोनिया है NH3, इसमें अगर आप देखेंगे तो N का कितना एटम है, एक एटम है N का, ठीक है, और 3 एटम है हाइड्रोजन का। एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14 ग्राम, और 3 हाइड्रोजन मतलब 3 × 1, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो आपको मिलेगा क्या 14:3, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा 14:3 ही मिलेगा हर जगह, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है इन अ केमिकल सब्सटेंस और in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass, definite proportion by mass, ठीक है। ये है आपका 2 लॉ, ये था 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नाउ अब हम लोग देखते हैं व्हाट वैलिडेट्स दिस लॉ, इन दो लॉज का वैलिडेशन क्या है, ठीक है। तो जैसे कि जब ये इन 2 लॉज को फॉर्मुलेट किया गया, जब बनाया गया, उस टाइम में ये ओनली थ्योरेटिकल था, ठीक है। तो थ्योरेटिकल था तो इनका एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था, दे हैव जस्ट गिवन, ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग, उन्होंने खाली ऑब्जर्व करके ये लॉज दे दिए, बट इनका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन था वो नहीं था। तो आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन 2 लॉज के ऊपर में स्टडी करना स्टार्ट किया और फाइनली उनका एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश किया। तो इनमें से एक साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ही इज अ फिजिसिस्ट। तो देखो जॉन डाल्टन ने क्या किया, इन 2 लॉज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश किया, ठीक है, थ्रू हिज एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। उन्होंने दिया था क्या, थ्योरी ऑफ एटॉमिक थ्योरी, सीधा सा बात है, एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया था जिसमें देयर आर 6 पोस्टुलेट्स, ठीक है, 6 पॉइंट था, ठीक है। इनमें से 6 पॉइंट में से 2 पॉइंट आपका 2 लॉज को एक्सप्लेन करता है, 2 लॉज को एक्सप्लेन करता है। नाउ क्या थे ये 6 पोस्टुलेट, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये 6 पोस्टुलेट्स क्या क्या थे। पहला पोस्टुलेट बोलता है कि ऑल द मैटर, ठीक है, ऑल द मैटर इज डिविजिबल, ठीक है। क्या बोला कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। पहला बोला कि सबसे पहला देखिए फिलोसफी क्या था कि ऑल द मैटर्स आर डिविजिबल, तो उसी बेसिस पे उनका पहला पोस्टुलेट था क्या, कि ऑल मैटर्स आर डिविजिबल एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, ठीक है। पहला लॉ बोला कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम विच टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। देन दूसरा जो लॉ था, दूसरा जो पोस्टुलेट था, दूसरा पोस्टुलेट बोलता है कि एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम्स आर इनडिविजिबल मतलब कि एटम्स जो है और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। एटम्स को हम और छोटा पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते, ये उनका सेकंड पोस्टुलेट था, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट्स क्या बोला, थर्ड पोस्टुलेट बोला कि ऑल दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर हैविंग सेम केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर सेम एलिमेंट का एटम है तो उनका जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा सेम होगा। ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी, वो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या, केमिकल एज वेल एज फिजिकल।
देन फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है कि एलिमेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट have different property, atoms of different element have different properties, ठीक है। मतलब कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट का एटम्स को लेंगे तो उनका प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एटम सिल्वर का लोगे और एक एटम आप क्लोरीन का लोगे तो ये दोनों का क्या होगा, प्रॉपर्टीज डिफर करेगा। दे आर टू अनआइडेंटिकल, ठीक है, ये दोनों अनआइडेंटिकल है, ये दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं होगी प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो ये चीज बोला उसका फोर्थ पोस्टुलेट, याद रहेगा फोर्थ पोस्टुलेट। देन उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, ठीक है, एटम्स ऑफ different element or same element combine with each other in a simplest whole number ratio, ठीक है। क्या होगा, हमेशा जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि हम जो वाटर का देख रहे थे H2O का केस में, ठीक है, H2O का केस में ये जो रेशियो है, रेशियो क्या है, दैट इज 1:8। ये हमेशा क्या होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर होगा ऑलवेज। जैसा कि आप इसमें देखे थे 2:16 आया था, इसको आपने क्या किया, सिंपलेस्ट में बनाया तो क्या मिला, 1:8, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है, इस केस में। इसी तरह से NH3 का केस था तो आपने देखा 14:3 हो रहा है, इसको आप सिंपलेस्ट में और नहीं कर सकते, तो यही इसका सिंपलेस्ट है, ठीक है। तो एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल इन अ सिंपलेस्ट होल नंबर, ठीक है, इस चीज को याद रखना। देन जो छठा पोस्टुलेट है, सिक्स्थ पोस्टुलेट, वो बोलता है कि द रिलेटिव नंबर ऑफ, ठीक है, द रिलेटिव नंबर ऑफ एंड kind of atoms are constant in a molecule. The relative number and kind of atoms are constant in a molecule, ठीक है। The relative number of atoms are constant in a molecule. इस चीज का मतलब क्या है कि अगर आप इसको देखें, वाटर को, H2O का केस में अगर देखेंगे तो क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हमेशा आप कहीं से भी वाटर का सोर्स लो, उसमें ये जो एलिमेंट्स का काइंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कहीं पे आपको ऐसा वाटर नहीं मिलेगा जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जगह और कोई एलिमेंट और कोई एटम ऐड हो, ठीक है। ये था आपका छठा पोस्टुलेट। अब देखिए इसमें से कौन कौन सा पोस्टुलेट जो है आपको लॉ के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। तो इसमें ध्यान रखना कि पहला जो लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसका एक्सप्लेनेशन देता है आपका सेकंड, ठीक है। सेकंड क्या, सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, ठीक है। ये जो पोस्टुलेट है ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक्सप्लेनेशन देता है, ठीक है। देन जो आपका सिक्स्थ पोस्टुलेट था, सिक्स्थ पोस्टुलेट है वो आपको एक्सप्लेनेशन देता है ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि इनका क्वेश्चन इस थ्योरी का क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आएगा, या तो इसमें से आपको डायरेक्टली बोलेगा राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी,
ये सिंपल क्वेश्चन। या फिर इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है क्या, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी गिव्स द एक्सप्लेनेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है, एटम का डेफिनेशन क्या है, हम लोग देखेंगे एटम का डेफिनेशन, एटम कैसे डिफाइन किया जाए। देखिए एटम जो है, एटम आपको दो तरह का डेफिनेशन देखने को मिल जाता है। किस तरह का, देखिए जब एटम्स के बारे में फुल डिस्कवरी नहीं हुआ था, ठीक है, तब हम लोग को मालूम था क्या कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ठीक है, तो उस टाइम में एटम का डेफिनेशन ऐसा ही था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ठीक है, लेकिन जब आपको डिस्कवरी हुआ, ठीक है, जब हमको ये मालूम चला कि एटम जो है, एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। ठीक है, एटम जो है 3 और कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। मतलब एटम को अगर आप ब्रेक करेंगे तो उसमें से और 3 तरह का पार्टिकल निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये डिस्कवरी, तो ये जब डिस्कवरी हुआ उसके बाद एटम का डेफिनेशन में चेंज आया। तो उस टाइम में एटम का डेफिनेशन मॉडिफाई होके क्या हो गया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये आ गया उसका नया डेफिनेशन, और अभी तक यही वाला डेफिनेशन चलता है। समझ में आया एटम के बारे में, व्हाट इज एटम। ठीक है, अब एटम के बारे में जान लिया तो हम लोग जानना है कि एटम के बाद मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है। ठीक है, मॉलिक्यूल के बारे में जानेंगे, मॉलिक्यूल क्या है।